शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है रवि। आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्वाइज एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि कि 10 क्वेश्चनों में हम पूरा स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र तैयार करने वाले। जी हाँ दोस्तों, ये है पार्ट 1। दोस्तों, इसमें मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों, अगले 5 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपका समय खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है ऑर्थोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है ओस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है हीमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है हिपेटोलॉजी। दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर आता है तो दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं, जिससे कि दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलती है और आपको भी स्वयं को पता चलेगा कि आप कितना पढ़ते हो। दोस्तों, इन 5 क्वेश्चन में करीब कम से कम 50 क्वेश्चन क्लियर करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, फिर हम वापस क्वेश्चन की ओर आते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ओस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हीमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी हिपेटोलॉजी। तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ओस्टियोलॉजी। क्या है दोस्तों? ओस्टियोलॉजी है आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ओस्टियोलॉजी। अब हम इन ऑप्शंस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ऑर्थोलॉजी क्या है? मेरे भाई यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ऑर्थोलॉजी क्या है? जो हमारी अस्थि होती है, इन दोस्तों अस्थियों में जो रोग होते हैं, तो अस्थियों में रोगों के कारणों का जो अध्ययन होता है दोस्तों, वो विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ा जाता है, विज्ञान की जिस शाखा में रोगों के कारणों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, वह शाखा ऑर्थोलॉजी कहलाती है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं ओस्टियोलॉजी कहलाती है। और दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अस्थियों के रोगों के कारणों का अध्ययन करते हैं दोस्तों, वो कहलाती है ऑर्थोलॉजी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों हीमेटोलॉजी। दोस्तों, हीमेटोलॉजी क्या है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ब्लड, मैं कहूँ दोस्तों इसे रक्त भी कह सकता हूँ, और दोस्तों हम इसे एक नाम से और जानते हैं अधिकांश गांवों में खून। तो दोस्तों, विज्ञान की जिस शाखा में ब्लड, रक्त या खून का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उस शाखा को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। दोस्तों, ब्लड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी देख लीजिए। दोस्तों, ब्लड सबसे पहले आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड क्या है। तो आपको बता दूं, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। दोस्तों, ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है दोस्तों ठोस पार्ट और एक होता है दोस्तों द्रव पार्ट। दोस्तों, ब्लड का जो द्रव पार्ट होता है ये होता है 55%, और दोस्तों ब्लड का जो ठोस पार्ट होता है ये होता है 45%। दोस्तों, जो ठोस पार्ट होता है, इस ठोस पार्ट में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपको जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा दोस्तों उसमें आपको बताएंगे। दोस्तों, ठोस पार्ट में 3 चीज़ें आती है। एक आती है आरबीसी, एक आती है डब्ल्यूबीसी और एक आती है दोस्तों प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, अगर द्रव की बात की जाए तो द्रव में आता है दोस्तों प्लाज्मा। दोस्तों, प्लाज्मा क्या है? तो ब्लड का द्रव पार्ट है। दोस्तों, प्लाज्मा के बारे में बात की जाए तो इसका जो रंग होता है दोस्तों वो होता है हल्का पीला। कैसा होता है दोस्तों इसका रंग? तो इसका रंग होता है दोस्तों हल्का पीला। मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुको। इसका रंग होता है दोस्तों हल्का
पीला। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? हल्का पीला होता है। दोस्तों इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। कैसी होती है मेरे भाइयों? इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये क्या बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो मैंने आपको अभी बताया है दोस्तों, ये बहुत सारी एग्जामों में बहुत बार पूछा हुआ है। एक बार दोस्तों दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों मैंने बताया कि जो ब्लड का अध्ययन है वो विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है हीमेटोलॉजी। दोस्तों ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ठोस पार्ट और एक होता है दोस्तों द्रव वाला पार्ट। ठोस पार्ट दोस्तों पूरे ब्लड का 45% होता है। दोस्तों द्रव वाला जो पार्ट होता है वो पूरे ब्लड का 45% होता है। दोस्तों द्रव में हम प्लाज्मा को पढ़ते हैं, जबकि दोस्तों ठोस में हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को पढ़ते हैं। दोस्तों बात की जाए प्लाज्मा, तो प्लाज्मा का जो रंग होता है वो होता है हल्का पीला। अगर दोस्तों प्लाज्मा की जो प्रकृति पूछी जाए आपसे, तो प्लाज्मा की जो प्रकृति होती है दोस्तों वो होती है क्षारीय। और भी दोस्तों ब्लड के बारे में बहुत सारी जानकारी है जो कि आपको ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाई जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन नंबर डी है हमारा हीपेटोलॉजी। क्या है मेरे भाइयों? हीपेटो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हमारा हीपेटोलॉजी। अब दोस्तों हीपेटोलॉजी के बारे में करते हैं। तो विज्ञान की जिस शाखा में दोस्तों या लीवर कह दो या फिर यकृत कह दो या फिर दोस्तों जिगर कह दो, सब एक ही बात है। तो दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में लीवर, यकृत, जिगर इसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उस शाखा को कहा जाता है हीपेटोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? हीपेटोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इन शाखाओं के अध्ययन के बारे में भी आपसे क्वेश्चन अधिकांश देखने को मिलते हैं एग्जाम में। दोस्तों दो शाखाएं और है, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, जो कि मैंने दोस्तों नोट लगाकर आपको बताई हुई है। एक है दोस्तों न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या है दोस्तों? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें दोस्तों हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? तंत्रिका तंत्र का। अब बात करते हैं दोस्तों कार्डियोलॉजी की। दोस्तों कार्डियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों जिसमें हमारा हृदय होता है, जो हार्ट होता है। दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम हृदय का अध्ययन करते हैं, वह शाखा दोस्तों क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी कहलाती है। तो दोस्तों आपको इन शाखाओं के बारे में अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। अगर दोस्तों नहीं हुआ है तो मैं आपको एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं। देखिए दोस्तों एक बार हम फिर दोबारा वापस रिवीजन कर लेते हैं। ऑर्थोलॉजी। दोस्तों ऑर्थोलॉजी में हम जो हमारी अस्थि होती है, इस अस्थि में रोगों के कारणों का अध्ययन के बारे में दोस्तों अब हम वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों इस रिवीजन में हम देखेंगे सबसे पहले ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी में दोस्तों होता क्या है? जो हमारी अस्थि होती है, जो हड्डी होती है, उसमें जो रोग होते हैं, उस रोगों के कारणों का अध्ययन पढ़ते हैं दोस्तों। इस ऑर्थोलॉजी में क्या करते हैं दोस्तों? ऑर्थोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है। चलिए दोस्तों एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। ऑर्थोलॉजी। दोस्तों ऑर्थोलॉजी क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों जिसमें हम हमारी जो अस्थि होती है, जो हड्डी होती है, उसमें रोगों के कारणों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी की। तो ऑस्टियोलॉजी होती है दोस्तों, इसमें हम विज्ञान की वह शाखा है ऑस्टियोलॉजी जिसमें हम अस्थियों के बारे में अध्ययन करते हैं। हीमेटोलॉजी क्या है दोस्तों? तो हीमेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों जिसमें हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं
ब्लड का। और दोस्तों हीपेटोलॉजी क्या है? तो हीपेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों जिसमें हम लीवर का अध्ययन करते हैं। लीवर हो गया, यकृत, जिगर, सब दोस्तों एक ही है। इनके बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है दोस्तों उसे कहा जाता है हीपेटोलॉजी। न्यूरोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो न्यूरोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो न्यूरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों जिसमें हम तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों? तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों कार्डियोलॉजी की बात की जाए तो कार्डियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों जिसमें हम हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों? हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। ये हमारा क्वेश्चन था। तो दोस्तों थोड़ी बहुत जानकारी हम अस्थियों के बारे में, हड्डियों के बारे में भी जान लेते हैं, जिससे दोस्तों हमारा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन एक भी नहीं रहना चाहिए। चलिए दोस्तों अस्थियों के बारे में अब जानते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे अस्थियों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों अस्थियों के बारे में चर्चा आती है जब हम अस्थियों के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन बनता है। वो ये बनता है कि दोस्तों अस्थियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, हम पढ़ते हैं दोस्तों ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में दोस्तों होता क्या है, मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है। मानव के जो पार्ट्स हैं, मानव के जो ऑर्गन हैं, जो सिस्टम्स हैं दोस्तों, उनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों हम हड्डी पढ़ रहे थे, हड्डी में दोस्तों हम मानव की हड्डियाँ पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अस्थियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों बच्चे में जन्म के समय होती है दोस्तों लगभग 300 से अधिक। कितनी होती है मेरे भाई? 300 से अधिक होती है। बात क्लियर है? और अगर बच्चे की बात की जाए तो मेरे भाई बच्चे में जो अस्थियों की जो संख्या होती है वो होती है 260 से लेकर के 270 तक। अगर वयस्क की आपसे पूछा जाए दोस्तों कि वयस्क में अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो वयस्क में अस्थियों की संख्या होती है मेरे भाई 206। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दोस्तों मैंने बताया कि जो हमारे शरीर में जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी होती है, तो जन्म के समय तो 300 से अधिक होती है, बच्चे में दोस्तों 260 से लेकर के 270 होती है, वयस्क में दोस्तों लगभग 206 होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अस्थियों के बारे में और कुछ चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज क्लियर हुई दोस्तों, अस्थियों की संख्या हमने पढ़ ली। अब दोस्तों पढ़ेंगे कि अस्थि क्या है। तो मैं आपको बता दूं जो अस्थि होती है दोस्तों ये एक प्रकार की क्या है, उत्तक है। अस्थि क्या है? एक प्रकार की उत्तक है। अब आप यूं पूछोगे कि सर ये उत्तक होता क्या है, तो उत्तक मैं बता दूं दोस्तों, उत्तक होता है कोशिकाओं का समूह है। उत्तक क्या होता है दोस्तों? कोशिकाओं का समूह होता है। उत्तक क्या होता है मेरे भाई? उत्तक होता है दोस्तों कोशिकाओं का समूह। दोस्तों आपको मैं बता दूं अस्थियां हमारे शरीर की सबसे कठोर उत्तक है। क्या है दोस्तों? सबसे कठोर उत्तक है। अस्थि होती है दोस्तों वो हमारे शरीर की सबसे कठोर उत्तक होती है। अस्थि दोस्तों हमारे शरीर की सबसे कठोर उत्तक होती है। अब दोस्तों हमारे शरीर में उत्तक का निर्माण किस तरीके से होता है, हमारे शरीर का निर्माण किस तरीके से होता है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है, उत्तक को समझने के लिए दोस्तों हमारे शरीर का निर्माण की प्रक्रिया आपको समझ आनी चाहिए, जिसके बाद ही आप उत्तक को अच्छे से समझ पाओगे। ऐसा कहा जाता है दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वो होती है सेल। वो क्या होती है दोस्तों? वो होती है कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वो होती है कोशिका। ये तो आप जानते होंगे इतना सा। तो दोस्तों
कोशिका दोस्तों क्या करती है, अपने आप को डिवाइड करती है और डिवाइड करके दोस्तों एक कोशिका से दो कोशिकाओं को निर्माण कर लेती है। एक कोशिकाओं से दोस्तों दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। आपको पता है हमारे शरीर की जो सबसे छोटी जो कोशिका होती है, कहने का मतलब हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका नहीं दोस्तों, आपको पता है दोस्तों कि हमारे शरीर की जो पहली कोशिका है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसे कहा जाता है युग्मनज। क्या कहा जाता है दोस्तों? जाइगोट कहा जाता है। दोस्तों इस जाइगोट का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों जब अंडाणु और शुक्राणु के बीच में दोस्तों जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात दोस्तों जो पहली कोशिका का जो निर्माण होता है दोस्तों वो है युग्मनज में जाइगोट। दोस्तों इस कोशिका को मानव शरीर की ईंट भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों ये एक तरफ वाली बात हो गई। अब हम मेन मुद्दे पर चलते हैं कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वो होती है कोशिका। क्या होती है दोस्तों? कोशिका। दोस्तों कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है, एक से दो कोशिकाओं के दो कोशिका बनाती है। जब दो दोस्तों अपने आप को डिवाइड करती है तो चार कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 से 8 का निर्माण होता है, 8 से 16 का, 16 से 32 का, 32 का 64 से 32 से दोस्तों 64 का निर्माण होता है। दोस्तों इन 64 दोस्तों ये जो मैंने अभी बताया कि 1 से 2 का, 2 से 4 से 2 से 4 का, 4 का 8 से दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि 1 से 2 का निर्माण होता है, 2 से 4 का, 4 से 8 का, 8 से 16 का, 16 से 32 का निर्माण होता है। मेरे भाइयों ये जो निर्माण होता है ये अलग अलग, जब 1 से 2 होता है तब इसे अलग नामों से जाना जाता है, 2 से 4 होता है तब अलग अलग नामों से जाना जाता है, 4 से जब 8 का निर्माण होता है तब अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतनी डिटेल में पूछा नहीं जाता, इसलिए आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि जब बहुत सारी कोशिका इकट्ठी हो जाती है, जब बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है दोस्तों, जब बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है दोस्तों, तो जब बहुत सारी कोशिका इकट्ठी हो जाती है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है उत्तक। यानी मैं कह सकता हूँ कि कोशिकाओं का जो समूह होता है दोस्तों उत्तक कहलाता है, उत्तक टिश्यू कहलाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी तो यही बताया था कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? उत्तक कहलाता है। और दोस्तों हड्डी क्या है? हड्डी दोस्तों हमारे शरीर की सबसे कठोर उत्तक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। दोस्तों जब उत्तकों का निर्माण हो जाता है, जब दोस्तों उत्तकों का निर्माण हो जाता है तो उत्तक क्या करता है? एक प्रकार के उत्तक एक तरफ आ जाते हैं, दूसरे प्रकार के उत्तक दूसरी तरफ आ जाते हैं, तीसरे प्रकार के उत्तक तीसरी तरफ चले जाते हैं। जब दोस्तों उत्तकों का जब बहुत सारे जब उत्तक इकट्ठे हो जाते हैं दोस्तों, जब उत्तकों का जब समूह बन जाता है तो उत्तकों का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? अंग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अंग कहलाता है। और दोस्तों जब बहुत सारे अंग जैसे कि लीवर हो गया दोस्तों, किडनी हो गई, है कि नहीं है, हमारे जो फेफड़े हो गए, हमारा जो हृदय हो गया दोस्तों, ये सारे हमारे क्या है? अंग है। दोस्तों जब अंगों का जब समूह बन जाता है दोस्तों तो अंग तंत्र कहलाता है। अंग तंत्र क्या है? जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, है कि नहीं है, पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया दोस्तों, है कि नहीं है, जैसे कि कंकाल तंत्र हो गया, है कि नहीं है, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब अंग तंत्र है। अब दोस्तों अंग तंत्र जब समूह बना लेता है दोस्तों, निर्माण किसको होता है मेरे भाई? हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस थी हमारे शरीर के निर्माण की। बात क्लियर है? तो दोस्तों हम जो पढ़ रहे थे कि उत्तक क्या होता है दोस्तों? तो उत्तक होता है कोशिकाओं का समूह। उत्तक क्या होता है दोस्तों? उत्तक होता है कोशिकाओं का समूह। उत्तक क्या होता है दोस्तों? कोशिकाओं का समूह होता है दोस्तों। बात क्लियर है? आगे चलते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी अस्थियों के बारे में भी ले लेते हैं। दोस्तों जो हमारी अस्थि होती है, इस अस्थि में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक तो है दोस्तों ओस्टियोसाइट कोशिका और एक है दोस्तों ओस्टियोक्लास्ट कोशिका। एक तो है दोस्तों ओस्टियोसाइट कोशिका और एक है दोस्तों ओस्टियोक्लास्ट कोशिका। ओस्टियोसाइट कोशिका होती है दोस्तों, ये क्या करती है? हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि हड्डियों के निर्माण में कौन सी कोशिका सहायक होती है? तो दोस्तों हड्डियों के निर्माण में जो कोशिका सहायक होती है वो होती है ओस्टियोसाइट कोशिका। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि हड्डियों की मरम्मत में कौन सी कोशिका सहायक होती है,
तो दोस्तों हड्डियों की जो मरम्मत के में जो कोशिका सहायक होती है दोस्तों वो होती है ओस्टियोक्लास्ट। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अस्थियों में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट होती है दोस्तों ये हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है, और ओस्टियो जो क्लास्ट होती है दोस्तों ये हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अस्थियों के बारे में और पढ़ लेते हैं। दोस्तों जो अस्थि होती है, इस अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों ओसिन प्रोटीन लगभग 30% हमारी हड्डी में पाई जाती है। बात क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ अस्थि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य नोट करते जाइए दोस्तों, बहुत काम की चीज़ आपके एग्जाम में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी 100%। दोस्तों हमारी अस्थि का जो निर्माण होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फोट से मिलकर के दोस्तों हमारी हड्डी बनी होती है। दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये दोस्तों हमारी अस्थियों में जमा होने के कारण दोस्तों हमारी अस्थियों को कठोर व सख्त बनाता है। दोस्तों हमारी जो अस्थि होती है उस अस्थियों में कैल्शियम कार्बोनेट जमा होने के कारण दोस्तों हमारी अस्थियों को कठोर व सख्त बनाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो कैल्शियम कार्बोनेट करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अस्थियों का निर्माण किससे मिलकर के होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोट से मिलकर के हमारी अस्थियों का निर्माण होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि हमारी अस्थियों को कठोर बनाने में सहायक कौन होता है, तो दोस्तों हमारी अस्थियों को कठोर बनाने में जो सहायक होता है दोस्तों वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। बात क्लियर है? तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पहले क्वेश्चन की डिटेल आपको बहुत अच्छे से मिल गई होगी। लगभग दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने आपको इस पहले क्वेश्चन में लगभग दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन आराम से करा दिए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, बाह्य कंकाल की उत्पत्ति जनन स्तर के किस भाग से हुई है? बाह्य कंकाल की उत्पत्ति जनन स्तर के किस भाग से हुई है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों एक्टोड्रम से, ऑप्शन नंबर बी है मीजोड्रम से, ऑप्शन नंबर सी है एंडोड्रम से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि ये जनन स्तर क्या होता है। अगर आप जनन स्तर के बारे में नहीं जानते तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत परेशानी आएगी। देखिए दोस्तों होता क्या है कि प्राणी के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था, दोस्तों प्राणी के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है दोस्तों उसे कहा जाता है भ्रूण। क्या कहा जाता है दोस्तों? भ्रूण कहा जाता है। दोस्तों जब ये भ्रूण दोस्तों 3 सप्ताह का हो जाता है, जब दोस्तों ये भ्रूण 3 सप्ताह का हो जाता है, जब दोस्तों ये भ्रूण है, ये क्या है दोस्तों? दोस्तों ये भ्रूण है। जब ये भ्रूण 3 सप्ताह का हो जाता है दोस्तों तो इसके ऊपर 3 परतों का निर्माण होता है, 1 2 और दोस्तों ये हो गई हमारी तीसरी परत। दोस्तों होता क्या है कि सबसे जो अंदर वाली जो परत होती है दोस्तों वो होती है एंडोड्रम। जैसे कि दोस्तों मैं आपको अभी बताता हूँ, सबसे जो अंदर वाली परत है दोस्तों ये तो हो गई हमारी एंडोड्रम। दोस्तों जो मीजोड्रम होती है दोस्तों ये होती है बीच वाली परत। ये कौन सी परत होती है दोस्तों? ये होती है ये बीच वाली परत। और दोस्तों सबसे जो बाहरी परत होती है दोस्तों, ये बाहरी परत होती है एक्टोड्रम। अब आपको समझ में आ गया कि जनन स्तर होता है क्या है। जनन स्तर की दोस्तों एक परत होती है। दोस्तों होता है क्या है, प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है दोस्तों उसे भ्रूण का नाम दिया जाता है। और दोस्तों जब भ्रूण 3 सप्ताह का हो जाता है तब भ्रूण के चारों ओर 3 परत पाई जाती है, जिसे जनन स्तर भी कहा जाता है दोस्तों। सबसे अंदर वाली जो परत होती है दोस्तों उसे कहा जाता है एंडोड्रम, बीच वाली परत को मीजोड्रम कहा जाता है, सबसे बाहर वाली परत को दोस्तों एक्टोड्रम कहा जाता है। दोस्तों इन परतों से ही हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण होता है।
इन परतों से ही दोस्तों हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण होता है। दोस्तों मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बाह्य कंकाल की उत्पत्ति जनन स्तर के किस भाग से हुई है। दोस्तों आपको ये बताना है कि जो हमारा बाह्य कंकाल होता है इसकी उत्पत्ति जनन स्तर के किस भाग से हुई है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो बाह्य कंकाल की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो जनन स्तर के एक्टोडर्म भाग से होती है। किस भाग से होती है मेरे भाई? एक्टोडर्म भाग से होती है, जो कि सबसे बाहरी परत होता है भ्रूण का। बात क्लियर है? चलिए दोस्तों ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या होता है दोस्तों? दोस्तों हड्डियों का वह ढांचा जो पूरे शरीर को जोड़कर रखता है। हड्डियों का वह ढांचा जो पूरे शरीर को जोड़कर रखता है दोस्तों क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। दोस्तों कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, एक है बाह्य कंकाल और एक है दोस्तों अंत्य कंकाल। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों वो यहाँ से पूछा है कि बाह्य कंकाल की उत्पत्ति जनन स्तर के किस भाग से हुई है। तो दोस्तों बाह्य कंकाल की जो उत्पत्ति है वो एक्टोडर्म भाग से हुई है। सर आप यूं भी कहोगे कि सब अंत्य कंकाल की उत्पत्ति भी तो हुई होगी किसी न किसी भाग से। जी हाँ दोस्तों, अंत्य कंकाल की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों वो होती है मीसोड्रम भाग से। इसे मीजोड्रम भाग भी कहा जाता है। किस भाग से दोस्तों? इस मीसोड्रम वाले भाग से होती है। और बाह्य कंकाल की उत्पत्ति होती है दोस्तों इस एक्टोड्रम वाले भाग से होती है। बात क्लियर है? अब दोस्तों बात आती है कि बाह्य कंकाल में क्या पढ़ा जाता है और अंत्य कंकाल में क्या पढ़ा जाता है। क्या सर इन बाह्य कंकाल और अंत्य कंकाल से भी क्वेश्चन आते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, बाह्य कंकाल और अंत्य कंकाल से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों बाह्य कंकाल होता क्या है? देखिए तो दोस्तों बाह्य कंकाल होता है, ये होता है जैसे कि हमारे नाखून हो गए, बाल हो गए, पंख हो गए, सींग हो गए, खुर हो गए, मछलियों के सल्क हो गए और दोस्तों कछुए का जो ऊपरी कवच होता है दोस्तों ये सब बाह्य कंकाल में गिना जाता है। दोस्तों मैं लिख नहीं सकता लेकिन मैं आपको दोबारा एक बार पढ़ के दोबारा बोल के बता देता हूँ कि हमारे जो नाखून होते हैं, बाल होते हैं, सींग होते हैं, पंख होते हैं, खुर होते हैं, कछुए का जो बाहरी कवच होता है, ऊपरी कवच होता है, मछलियों के जो सल्क होते हैं दोस्तों ये सब किसके बने होते हैं दोस्तों? ये बाह्य कंकाल के बने हुए होते हैं। और दोस्तों ये बाह्य कंकाल में आते हैं, ये बाह्य कंकाल में आते हैं कौन कौन? नाखून, बाल, पंख, सींग, खुर, मछलियों के सल्क और अपने जो कछुआ होता है, कछुए का जो बाहरी कवच होता है दोस्तों ये सब किस में पढ़ते हैं? हम बाह्य कंकाल में पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों बने किसके होते हैं? दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये बने होते हैं केराटिन प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो मेरे भाई क्वेश्चन जो आता है हमारा वो कुछ इस तरीके से आता है कि मछलियों का जो सल्क होता है वो किस प्रोटीन का बना होता है। हमारे पशुओं में जो सींग होते हैं वो किस प्रोटीन के बने होते हैं, है कि नहीं है? दोस्तों कछुआ का जो ऊपरी परत होती है, ऊपरी कवच होता है वो किस प्रोटीन का बना होता है। दोस्तों कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये सब किसके बने होते हैं दोस्तों? ये सब केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। बात आती है दोस्तों कि अंत्य कंकाल में हम किसे पढ़ते हैं। दोस्तों जो अंत्य कंकाल होता है अंत्य कंकाल अस्थि और उपास्थियों से मिलकर के बना होता है दोस्तों। किससे बना होता है दोस्तों? अंत्य कंकाल अस्थियां और उपास्थियों से मिलकर के बना होता है। जो कि हम अस्थियों के बारे में अभी हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर ली, उपास्थियों के बारे में भी दोस्तों हम आपको बता देंगे। मैं आपको बता दूं जो उपास्थियां होती है दोस्तों ये लचीली होती है और हड्डियों की तरह कठोर नहीं होती, थोड़ी सॉफ्ट होती है दोस्तों। हड्डियों के जॉइंट्स पर, किनारों पर लगी हुई होती है दोस्तों ये उपास्थियां। और उपास्थियों के बारे में और अगले क्वेश्चंस में जब ये अस्थियों के बारे में आएंगे तब दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे हम बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि एक तो जनन स्तर की परत कैसी होती है और दोस्तों जनन स्तर से हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है और कंकाल तंत्र क्या है, कंकाल तंत्र के जो पार्ट्स है बाह्य कंकाल और अंत्य कंकाल ये क्या है दोस्तों, इन सब के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। और दोस्तों ये भी मैंने अभी बताया आपको कि नाखून, बाल, पंख, सींग, खुर ये सब दोस्तों किसके बने होते हैं? सब केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। बात क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस हड्डी को कपाल का पत्थर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से किस हड्डी को कपाल का मुख्य पत्थर कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर है दोस्तों स्पेनोइड, ऑप्शन नंबर बी है ओसिपिटल, ऑप्शन नंबर सी है फ्रंटल, ऑप्शन नंबर डी है पेराइटल। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्वेश्चन में कपाल शब्द, एक कपाल शब्द है, इस कपाल शब्द का उपयोग हुआ है। दोस्तों होता क्या है, कपाल क्या है, सबसे पहले इस कपाल के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले उसका मतलब समझ में आना चाहिए। कपाल का मुख्य पत्थर किसे कहा जाता है, यानी कि कपाल के बारे में पूछा हुआ है। दोस्तों कपाल होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो ब्रेन को जो सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे जो ब्रेन को जो सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों, वो है कपाल। दोस्तों कपाल की जो कपाल में दोस्तों जो अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों, वो होती है 8। कपाल में अस्थियों की जो संख्या होती है दोस्तों, वो कितनी होती है, 8 होती है। कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। और कपाल का मुख्य कार्य क्या है, कपाल का दोस्तों मुख्य कार्य है हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करवाना। दोस्तों कपाल में 8 हड्डी कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ हड्डी दी हुई है, कुछ हड्डियों के नाम है। इन हड्डियों में से ही क्वेश्चन मैंने पूछा है कि निम्न में से किस हड्डी को कपाल का मुख्य पत्थर कहा जाता है, स्पेनोइड को, ओसिपिटल को, फ्रंटल को या पेराइटल को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो स्पेनोइड होती है दोस्तों, जो स्पेनोइड होती है, इस स्पेनोइड को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, कपाल का मुख्य पत्थर कहा जाता है। अब मेरे भाई कपाल का मुख्य पत्थर क्यों कहा जाता है, ये भी देख लीजिए। कारण क्या है, और भी तो हड्डी है कपाल में, तो 8 अस्थि पाई जाती है, उनको तो नहीं कहा गया। इन 8 अस्थियों में से सिर्फ स्पेनोइड को ही कपाल का मुख्य पत्थर क्यों कहा गया, क्योंकि दोस्तों यह स्पेनोइड जो अस्थि होती है, इसकी संख्या होती है 1, और यह अन्य 7 अस्थियों से जुड़ी हुई रहती है। यह अन्य 7 अस्थियों से जुड़ी हुई रहती है। वो 8 अस्थि कौन कौन सी हैं, पहले उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। फिर दोस्तों आपको ये स्पेनोइड, ये ओसिपिटल, ये फ्रंटल, ये पेराइटल, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक एक हड्डी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो हमारा कपाल होता है, इस कपाल में दोस्तों 8 अस्थि होती है। पहली अस्थि कौन सी है, वो देख लीजिए। पहली अस्थि है दोस्तों फ्रंटल, FRANTAL, फ्रंटल। दोस्तों फ्रंटल होता है, ये हमारे सिर में बिल्कुल आगे की तरफ होता है, हमारे मस्तिष्क में बिल्कुल आगे की तरफ दोस्तों जो अस्थि पाई जाती है वो होती है फ्रंटल, और इनकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। बात क्लियर है। नंबर दूसरी हड्डी की बात कर लेते हैं। दूसरी अस्थि है दोस्तों पेराइटल, PARIETAL, पेराइटल। पेराइटल की संख्या होती है दोस्तों 2। जब आप मस्तिष्क को, जब कपाल को दोस्तों, कपाल मस्तिष्क में पाया जाता है, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। जब आप कपाल को बाहर से देखोगे दोस्तों, तो आपको हमारा कपाल है वो 2 पार्टों में विभाजित हुआ दिखाई देगा। दोस्तों ये दोनों पार्ट होते हैं दोस्तों, ये पेराइटल होते हैं। कपाल की ये 2 हड्डी होती है, पेराइटल होती है, जिसपे दोस्तों कभी कभी अपन कहते हैं कि माता पिता जो आशीर्वाद देते हैं, जब हाथ रखते हैं दोस्तों, ये पेराइटल पर रखते हैं। पेराइटल की संख्या होती है दोस्तों ये 2 होती है। पेराइटल की संख्या कितनी होती है दोस्तों, पेराइटल की संख्या होती है 2। अब चलते हैं दोस्तों नंबर तीसरी अस्थि पर, कि तीसरी वाली अस्थि कौन सी है। तो दोस्तों तीसरी वाली जो अस्थि है वो है टेम्पोरल। कौन सी है दोस्तों, वो है टेम्पोरल। दोस्तों टेम्पोरल की जो संख्या होती है दोस्तों, ये होती है 2। कितनी होती है, 2। कान के पास में दोस्तों, जो कपाल की जो 2 अस्थि पाई जाती है, दोनों कानों के पास में 1-1 अस्थि होती है दोस्तों। ये जो कान के पास में जो अस्थि पाई जाती है कपाल की, इन्हें कहा जाता है टेम्पोरल। इनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 2। तो दोस्तों फ्रंटल हो गई 1, पेराइटल हो गई 2, टेम्पोरल हो गई दोस्तों 2। अब अपने पास कितनी अस्थि बची, अभी तक तो 3 अस्थि और बची है, क्योंकि अपन ने सिर्फ 5 अस्थि पढ़ी है, 3 अस्थि और पढ़ी है। नंबर 4 पर देखते हैं दोस्तों। नंबर 4 पर जो अस्थि पाई जाती है दोस्तों, उसका नाम है ओसिपिटल। उसका नाम क्या है दोस्तों, ओसिपिटल है। ओसिपिटल की संख्या 1 होती है दोस्तों, ये हमारे मस्तिष्क में बिल्कुल पीछे की तरफ लगी हुई रहती है, और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों, तो 5 पर है दोस्तों स्फेनोइड। मैंने अभी बात की कि स्फेनोइड होता है दोस्तों, इसका आकार तितली के समान होता है, और इसे कपाल का मुख्य पत्थर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कपाल में बीचों बीच में स्थित होती है दोस्तों, और कपाल की अन्य 7 अस्थियों से ये जुड़ी हुई रहती है। कपाल की अन्य 7 अस्थियों से दोस्तों ये जुड़ी हुई रहती है, और ये कपाल के बीचों बीच में स्थित होती है।
इसलिए दोस्तों इसे कपाल का मुख्य पत्तर कहा गया। बात क्लियर है। अब चलते हैं दोस्तों, इनकी संख्या भी होती है 1। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगली अस्थि पर। तो अगली अस्थि है दोस्तों नंबर 6 पर एथमोइड। दोस्तों एथमोइड होती हैं दोस्तों, ये भी बीच में ही होती है। ये दोस्तों ये स्पेनोइड के पास में होती है, बीच में लगी हुई रहती है। इसका आकार दोस्तों प्लेट के समान होता है और इनकी संख्या भी कितनी होती है? 1 होती है। दोस्तों मैंने आपको सर्वप्रथम बताया कि फ्रंटल होती है, फ्रंटल की संख्या 1 होती है, बिल्कुल हमारे मस्तिष्क में आगे की ओर होती है। उसके बाद हम पैराइटल बताई, पैराइटल की संख्या 2 होती है, जहाँ पर हम माता पिता आशीर्वाद देते हैं दोस्तों। पैराइटल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद मैंने बताया दोस्तों टेम्पोरल कान के पास में होती है, दोनों कानों के पास 1-1 होती है, इनकी संख्या 2 होती है। उसके बाद दोस्तों मैंने पढ़ाई ओसिपिटल की संख्या 1 होती है। दोस्तों ओसिपिटल होती है बिल्कुल हमारे मस्तिष्क में, बिल्कुल कपाल में पीछे की तरफ रहती है। और दोस्तों उसके बाद में पढ़ाई मैंने स्पेनोइड का आकार तितली के समान होता है दोस्तों, ये बिल्कुल बीच में लगी हुई रहती है। और दोस्तों ये अन्य 7 अस्थियों से जुड़ी हुई होने के कारण दोस्तों इसे कपाल का मुख्य पत्तर भी कहा गया था दोस्तों। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे एथमोइड की जो संख्या होती है दोस्तों 1 होती है। इसका आकार प्लेट के समान होता है। ये दोस्तों एथमोइड से जुड़ी हुई रहती है और ये भी मस्तिष्क के बीच वाले पार्ट में स्थित होती है। कपाल के मध्य में स्थित ये अस्थि उपस्थित होती है। तो दोस्तों ये रही हमारे कपाल की 8 अस्थियां और दोस्तों ये रहा कपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मेलियस, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों इनकस, ऑप्शन नंबर सी है स्टेपिज, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि होती है दोस्तों वो होती है स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कान में पाई जाती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, एक कान में 3 अस्थि होती है, दोनों कानों में 6 अस्थि होती है। पहली अस्थि का नाम है दोस्तों मेलियस, दूसरी का नाम है इनकस और तीसरी का नाम है स्टेपिज। दोस्तों जो मेलियस अस्थि होती है, इस मेलियस अस्थि का आकार है दोस्तों वो होता है हथौड़े के समान। किसके समान होता है दोस्तों? इसका आकार हथौड़े के समान होता है, इसलिए दोस्तों इसे हेमर अस्थि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हेमर अस्थि भी कहा जाता है। दोस्तों इनकस होता है, जो इनकस होता है दोस्तों, ये इनकस भी दोस्तों कान की, दोस्तों ये जो इनकस होती है, ये इनकस भी कान की एक अस्थि है। और दोस्तों इसका जो आकार होता है वो होता है एनविल के आकार की। किसके आकार की होती है? एनविल के आकार की होती है। जानते हो आप एनविल किसे कहते हैं? दोस्तों मोची जिस लोहे पर जूते रख के बनाता है ना दोस्तों, उस लोहे का जो आकार होता है वो एनविल, उस लोहे को कहा जाता है एनविल। तो दोस्तों जो इनकस होती है, इनकस का जो आकार होता है वो कैसा होता है? एनविल के समान होता है दोस्तों। किसके समान होता है मेरे भाइयों? एनविल के समान होता है। और आप जानते हो दोस्तों जो स्टेपिज होती है, इस शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे कान में 3 अस्थि पाई जाती है, एक पाई जाती है मेलियस, एक पाई जाती है इनकस, एक पाई जाती है स्टेपिज। दोस्तों मैं आपको कान के बारे में एक नॉलेज देता हूं। दोस्तों कान होता है, इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है बाहरी भाग, जिसे दोस्तों पिन्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिन्ना कहा जाता है। एक होता है बीच वाला भाग और एक होता है दोस्तों अंदर वाला भाग। दोस्तों बीच वाला जो भाग होता है दोस्तों, ये बीच वाला जो भाग होता है, इस बीच वाले भाग में ही दोस्तों हमारी अस्थि उपस्थित होती है। हमारी कान की हड्डियां इस बीच वाले भाग में ही उपस्थित होती है। चलिए दोस्तों कान के बारे में एक अच्छा सा क्वेश्चन और बता देता हूं। कान का जो पर्दा होता है दोस्तों, कान का जो पर्दा होता है, इस कान के पर्दे को क्या कहा जाता है? तो कान के पर्दे को कहा जाता है दोस्तों टिम्पेनम। कान के पर्दे को क्या कहा जाता है दोस्तों? टिम्पेनम कहा जाता है। कान में 6 अस्थि होती है, एक कान में 3 अस्थि होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिज। और कान के मध्य भाग में ये अस्थियाँ पाई जाती है। मेलियस अस्थि होती है, इसका आकार हथौड़े के समान होता है, इसलिए दोस्तों इसे हेमर अस्थि भी कहा जाता है। इनकस होती है, इनकस का जो आकार होता है दोस्तों एनविल के समान होता है। मोची जिस लोहे पर रख के जूता बनाते हैं तो उस लोहे का जो आकार होता है दोस्तों, उस लोहे को क्या कहा जाता है? उस लोहे को कहा जाता है दोस्तों एनविल। स्टेपिज होती है दोस्तों, स्टेपिज का आकार होता है दोस्तों, अपन जब घोड़े पर चढ़ते हैं तो जिस जो लोहे की जो पत्ती सी बनी हुई रहती है, जो यंत्र होता है दोस्तों, उस पर जो अपन पैर फंसा कर चढ़ते हैं दोस्तों, तो उस आकार की इनकस का आकार होता है, उस आकार का, उस यंत्र के आकार का, उस यंत्र के जो आकार होता है उसके समान दोस्तों इस जो हमारी स्टेपिज होती है, स्टेपिज का आकार होता है। स्टेपिज हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों, कान के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की एकमात्र स्वतंत्र अस्थि है। मानव शरीर की एकमात्र स्वतंत्र अस्थि है। ऑप्शन नंबर ए हायोड, ऑप्शन नंबर बी फीमर,
ऑप्शन नंबर सी स्टर्नम, ऑप्शन नंबर डी रेडियस। दोस्तों मानव शरीर की एकमात्र जो स्वतंत्र अस्थि है दोस्तों वो है हायोड। क्या है दोस्तों? हायोड है। कौन सी है? हायोड है। दोस्तों यह हायोड अस्थि है दोस्तों, ये गले में पाई जाती है। दोस्तों ये इसलिए इसे स्वतंत्र अस्थि कहा जाता है क्योंकि शरीर की एकमात्र एक ऐसी अस्थि है जो किसी अन्य हड्डी से जुड़ी हुई नहीं रहती। इस कारण दोस्तों इसे स्वतंत्र अस्थि कहा जाता है। जब दोस्तों फांसी लगती है तो फांसी के समय दोस्तों जो क्षतिग्रस्त जो हड्डी होती है वो होती है दोस्तों हायोड। कौन सी होती है दोस्तों? हायोड होती है। दोस्तों शरीर की जो सबसे बड़ी अस्थि है दोस्तों वो है फीमर। सबसे बड़ी अस्थि, सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है दोस्तों? फीमर है। और ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? टांग में, या फिर मैं कह सकता हूँ पैर में पाई जाती है। स्टर्नम होती है। स्टर्नम क्या है दोस्तों? स्टर्नम दोस्तों जो हमारे सीने की जो अस्थि है, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि सीने की अस्थि को क्या कहा जाता है, तो मेरे भाई जो सीने की जो अस्थि होती है उसे स्टर्नम कहा जाता है। सीने की अस्थि को क्या कहा जाता है दोस्तों? सीने की अस्थि को स्टर्नम कहा जाता है। बात आती है दोस्तों अगली हड्डी रेडियस। दोस्तों हमारे हाथ में 2 हड्डी पाई जाती है, उन्हें को तो 30 हड्डी पाई जाती है पूरी टोटल, लेकिन रेडियस और अल्ना ये दोनों एक साथ होती है। जैसे कि दोस्तों हमारा ये कोई हाथ है, हाथ के बाद में ये कोहनी है, कोहनी के बाद में जो ये अस्थि होती है दोस्तों, फिर ये अंगुली आ जाती है। तो दोस्तों ये जो अस्थि होती है, 2 अस्थि होती है, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। तो दोस्तों ये रेडियस और अल्ना दोस्तों ये दोनों किसकी अस्थि है दोस्तों? हाथ की अस्थि है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक ही, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब दोस्तों इसके जो अगले 5 क्वेश्चन हैं दोस्तों वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको टोटल 10 क्वेश्चंस में आपको पूरा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि मैंने वादा किया था दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। यार आपका ये छोटा भाई बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों।